भारत स्वस्थ समृद्ध बने, खुशहाल बने जनजीवन। भारत अब समृद्ध बने, खुशहाल बने जनजीवन। जन जन तक सुविधाएं पहुँचे, महक उठे घर आंगन। जन जन तक सुविधाएं पहुँचे, महक उठे घर आंगन। खुशियाँ पहुँचे द्वार द्वार, योजना ही ऐसी आई। खुशियाँ पहुँचे द्वार द्वार, योजना ही ऐसी आई। देखो श्रेष्ठ बन रहा भारत, उम्मीदें मुस्काई। देखो श्रेष्ठ बन रहा भारत, उम्मीदें मुस्काई। हमारा प्रयास देश का विकास, हो सबकी पूरी आस, हो देश का विकास। हमारा प्रयास देश का विकास। नमस्कार, मैं विजय उपाध्याय और हमारा कार्यक्रम हमारा प्रयास देश का विकास में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री के 4 सालों की अनवरत मेहनत के पीछे हर उदास सरोवर को फूलों से सजा देना एक मकसद है, हर अंधेरे को रोशनी में बदल देना एक मकसद है और विकास की गंगा हर उस दरवाजे तक पहुंचानी है जहां कभी गरीबी का पहरा होता था। फिर मैं अगर दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहूं तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। महज 48 महीनों में आर्थिक सुधारों, किसानों के हितों, गरीबों के उत्थान की क्रांतिकारी नीतियों के जो तेज बदलाव आज आया है, व्यापक असर उसका हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं कस्तूरी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारा प्रयास देश का विकास। और हो भी क्यों ना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम ऐसी योजनाएं हम सबको दी हैं और चंद वर्षों की अगर हम बात करते हैं तो उसको लेकर के भी अगर देखें तो एक ऐसे भारत का विकास हो रहा है और उनका नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास। और उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि लोग चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, लेकिन एकजुट होकर राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं और इसीलिए हो रहा है राष्ट्र का विकास। बात करेंगे उन योजनाओं की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं इस देश की, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान है, जिसमें किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है और जिसमें हम बात करेंगे जन औषधि योजना की, जिसने क्रांतिकारी बदलाव किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जैसा कि अभी विजय जी ने जिक्र किया भी कि तमाम ऐसी योजनाओं पर आज हम जिक्र करेंगे अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं श्री एस.के. जैन साहब, आप महाप्रबंधक हैं स्मार्ट सिटी लखनऊ परियोजना और साथ में परियोजना प्रबंधक हैं नगर निगम के। एस.के. जैन साहब, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं उग्रसेन पांडे जी, आप डिप्टी मैनेजर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के हैं और साथ में हैं श्रीमती अलका जी, आप अलका भटनागर जी, निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश है। आप सभी का स्वागत है और हम आपसे सभी का स्वागत जरूर हम करना चाहेंगे सर कि आप आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं। जब हम स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं तो एक चंद पंक्तियां जो है मेरे जहन में आ रही, मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। सब रोगों की एक दवाई, हर तरफ रहे साफ सफाई, खूबसूरत होगा देश का हर छोर, हम सफाई करेंगे चारों ओर। स्वच्छ भारत अभियान पर हम चर्चा करें इसके पहले हम देख लेते हैं एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी। दर्शकों, स्वच्छता की इसी कड़ी में आज हम आए हैं लखनऊ के उत्तर धौना गांव में, जहां पर ग्राम स्वराज योजना के तहत स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि आज इस गांव को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा रहा है। जी हाँ, बेहद खुशी की बात है कि स्वच्छता की इस कड़ी में इस गाँव का नाम भी आज शामिल हो गया है। किसी भी देश को अगर विकसित करना है तो ग्रामीण विकास को सर्वोपरि रखना होगा। ऐसे में गाँव को आधुनिकता से जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। आधुनिकता का तात्पर्य सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि इसमें स्वच्छता भी शामिल है, जैसे कि खुले में शौच को पूर्णतया प्रतिबंधित करके सभी को निजी शौचालय के लिए प्रेरित करना। जहां की ग्रामीण जनता इस बात को अच्छे से जान जाती है, वह गांव ODF घोषित हो जाता है, जिसका मतलब होता है ओपन डेफेकेशन फ्री। आइए आपको लेकर चलते हैं लखनऊ जनपद के फैजाबाद रोड पर स्थित चिन्हट ब्लॉक के उत्तर धौना गांव में, जो कि स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम पर खरा उतर रहा है। जब शौचालय नहीं बना था तब किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता था? बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ता था, जैसे सुबह के टाइम लैटरिन लग गई, अंधियारा है तो लोग सोचते थे उजाला हो जाए जब जाएं, यही समस्या थी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए सरकार द्वारा
ग्रामवासियों को आर्थिक मदद भी दी गई, जिससे इन शौचालय का निर्माण हो सका। तो आइए यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि शौचालय निर्माण के बाद लोगों की दिक्कतें किस हद तक कम हुई। प्रधान जी के पास जाके तो उन्होंने कहा ठीक है बनेगा। हमने कहा आप हमारी सुनवाई कीजिए, हमें नहीं ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता है, आप हमसे बड़े हैं, हम आपके पास घूंघट काटे, उसके बाद में बाहर हम शौच करने जाए शर्म आती है, वहीं ससुर जाएँ, वहीं जेठ जाएँ, सब जाएँ, वहीं हम भी जाएँ। फिर घूंघट काटने का मेरा मतलब क्या, ससुराल में आने का मेरा मतलब क्या हुआ। अच्छा रूबीना जी, ये बताइए कि आज आपका गाँव खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा रहा है, कितनी खुशी है आपको इस बात से? मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी। खंड विकास अधिकारी ने फीता काटते हुए ODF गांव घोषित किया। इसी के साथ यह भी बताया कि चिन्हट विकास खंड का यह 9वां गांव है जो कि ODF घोषित हो गया। आज भी भारतवर्ष में खुले में शौच एक बहुत बड़ी समस्या है। अनेक गांव ऐसे हैं जहां खुले में शौच होता है, जिससे अनेक बीमारियां फैलती हैं। स्वयं गांववासी उनसे अनभिज्ञ हैं। आज से कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा था, भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का, जिससे इन बीमारियों से बचा जा सके और स्वच्छता को एक आदत के रूप में, एक व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जा सके। लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक के इस ग्राम पंचायत उत्तर धौना को आज उनके इसी सपने में एक कदम बढ़ाते हुए खुले में शौच से मुक्त किया जा रहा है। आज 18 अप्रैल को ये गांव खुले में शौच से मुक्त हुआ, ODF घोषित किया जा रहा है। सभी गांववासियों से ये अपील भी की गई है कि जो शौचालय बने हैं सभी को शौचालय दिया गया है, जो शौचालय बने हैं उनका प्रयोग करते रहें, तभी ये वास्तविक रूप से ODF हो पाएगा। गांव में पक्की सड़कें हैं और जगह जगह दीवारों पर स्वच्छता के प्रति जागरूक करने वाले वाक्य भी लिखे गए हैं। इन चित्रों को आप देख सकते हैं। इस गांव में बिजली की 24 घंटे व्यवस्था है। सड़कों के किनारे रोशनी के लिए सौर ऊर्जा लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले समय में गांव में वाईफाई कनेक्शन भी दिया जा रहा है, जिसका लाभ ग्रामवासियों को मिल सकेगा। ग्राम स्वच्छता दिवस के अवसर पर आज हमारा गांव खुले में शौच मुक्त हुआ है। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि बिना ग्रामवासियों के सहयोग के गांव खुले में शौच मुक्त नहीं हो सकता। इस खुले में शौच मुक्त होने के अभियान में हमारे ग्रामवासियों ने मेरा बहुत सहयोग किया। उन्होंने मेरे कहने पर अपने अपने घर में शौचालय बनाए, जिससे कि मेरा गांव आज खुले में शौच मुक्त हुआ है। सर, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं और अभियान का हम जिक्र करते हैं, तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये अभियान शुरू किया 2014 में, तो उसके बाद से ये एक अभियान से ज़्यादा एक सोच की तरह डेवलप हुआ। और जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो किस तरीके से इसे जोड़ के सर आप देखते हैं, इस पर आप थोड़ा सा विस्तृत एक जानकारी हमारे दर्शकों को आप उपलब्ध कराएं। शुरुआती तौर पे तो मैं बताना चाहूँगा कि एक समग्र सी सोच स्वच्छता के प्रति पहली बार हमारे इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाई है। और स्वच्छ भारत मिशन के नाम से जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, उसका ध्येय ही था कि हम सब हर प्रत्येक व्यक्ति तक एक स्वच्छता और शुचिता का एक उनके प्रति भाव भी जगाएं और उनको इसकी सुविधा उनके दरवाजे पे हो, जिससे कि वो एक भारत के प्रति जो एक अंतर्राष्ट्रीय सोच या जो विदेशी लोग भी कभी आते हैं तो उनका एक सहज एक सामान्य सा एक वो रहता है इम्प्रेशन कि भारत गंदगी से भरा हुआ और बहुत ज़्यादा इसमें स्वच्छता के प्रति बदलाव की ज़रूरत। पहली बार प्रधानमंत्री जी महसूस करने के बाद इसे स्वच्छ भारत मिशन को जब लॉन्च किया गया था तो इसके कई कंपोनेंट्स ऐसे उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत करके तैयार कराए। उसमें व्यक्तिगत निजी शुचिता स्वच्छता के प्रति, फिर उसके बाद में सार्वजनिक एवं सामुदायिक सोच का बदलाव और उसमें एक सुविधाएं उनके लिए विकसित करना। इसके अलावा समग्र रूप से पूरे नगरीय क्षेत्र की स्वच्छता यानी टोटल सैनिटेशन का एक कंसेप्ट के साथ में, और उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शहरों का और इसके अलावा स्वच्छता का ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रसार हो, इसका उन्होंने प्रयास, इसमें एक बहुत महती प्रयास प्रारंभ किया गया। जैन साहब, ये स्वच्छता की जब हम बात करते हैं तो स्वच्छता दो हिस्से में बढ़ जाती है, एक शहरी जीवन की स्वच्छता, दूसरी ग्रामीण जीवन की स्वच्छता।
तो इसमें जो चीज़ें नई हुई हैं, जो बदलाव आए हैं लोगों की सोच में और जो जीवन जीने के ढंग में जो बदलाव आया है, उस पर आप कुछ बताएंगे? निश्चित तौर पे सामान्य जन ने जिस तरीके से इसे ग्रहण किया है और जिस तरीके से इसका प्रभाव होते हुए और लोगों में बदलाव आते जा रहे हैं, यानी नगरीय स्वरूप में हम सोचें तो नगरों में तो निश्चित तौर पे बहुत ही अधिक जागरूकता बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण हमारे किसी भी रूप में हमसे पीछे नहीं है। जी। ग्रामीण स्वरूप में आप समझ इस बात का, यानी पहली बार हम लोग खुद अंदाज़ कर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं कि ग्रामीणों ने जिस तरीके से बल्कि इसे अपनाया है और स्वच्छता के प्रति उनकी जो सोच में बदलाव आया है वो बहुत गंभीर है। यानी स्वच्छता के प्रति उनके मन में ये भाव जो पहले से रहा होगा, उसको शायद पहली बार हम लोगों ने एक दिशा दी। तो मैम, चूँकि आप महिला कल्याण से हैं और हम बात यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं शौचालय की स्वच्छता की, तो जब ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करते हैं और महिलाएं जब खुले में शौच जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि बीच में आपराधिक घटनाएं घट जाती हैं, और अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी कमी आई है बिल्कुल शौचालयों के। इस पर मैम आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें बहुत कमी आई है अपराधों में, और लड़कियों में जागरूकता आई है कि हमें जो है, कई लड़कियों ने मना कर दिया कि हमें उस घर में शादी नहीं करनी जहाँ पे अपना शौचालय नहीं है। जी। तो ये गांव के लेवल पे जागरूकता आना, कोई भी बात मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अगर मन में ठान लिया कि हमें ये करना है, तो इसी तरह दिल्ली में तो अभी पिंक टॉयलेट स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, कि उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, वो भी बनाए जा रहे हैं। जी। इन सब के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक छोटी सी झलक कि किस तरीके से ये हम सब के लिए खास बन गई। लोग जैसे हाथ नहीं धोते थे, टॉयलेट जाते थे या कोई गंदी चीज़ छुआ उन्होंने, उसके बाद सैनिटेशन पे उतना फोकस नहीं होता था। लेकिन अब जो पिछले 4 साल में लोगों को लगा कि नहीं, हमें अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए हाथों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये मानिए कि पहले तो ये भाव था कि मिट्टी से मिट्टी का निस्तारण, वैसे अंदाज में कुछ हम लोग अपने व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति भी उतने ज़्यादा जागरूक हम लोग शायद नहीं महसूस करते भी थे, तो उसकी हमारे पास शायद प्रेरणाएं उस तरह की नहीं हो पाती थी। अब आज जब हमें विकास का ये दायरा मिल रहा है, तो इसमें जिस तरीके से लोगों ने इसे अपनाया है, बहुत ही गंभीर और बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है ये पहली बार। और ये सोच ऐसी होती है जो एक से दूसरे तक, यानी प्रत्येक गांव के नागरिक तक इसका विस्तार होता चला जाता है। महिलाओं के लिए निश्चित तौर पे, लड़कियों के लिए निश्चित तौर पे, और बुजुर्ग जन जिनको हम लोग अंदाज भी नहीं कर पाते हैं, जिनकी यानी आवश्यकताएं, यानी बैठने में भी जिन्हें शायद थोड़ी तकलीफ हो रही है, उनके लिए भी घर में यदि शौचालय आ जा रहा है। सबसे पहले तो ये सोच कि घर में शौचालय आ पाए, यानी पानी के साधन की तो हम लोग निश्चित चिंता करते थे, लेकिन घर में शौचालय होना, और शौचालय एक तकनीकी स्वरूप जब उसका पूरी तरह से एक ऐसे इसमें स्वरूप में दिया गया कि आप शौचालय भी बनाएंगे और उसके अंदर से ही निस्तारण की ऐसी व्यवस्था जो कि ऊपरी तौर पे कहीं से भी ना आपको बदबू, ना किसी तरह की परेशानी। फिर इससे और अधिक बढ़ के अब जो लोग इसको करीब पिछले 2 साल या इससे अधिक से उपयोग कर रहे हैं, कंसेप्चुअली उसमें 2 पिट्स के इसके टॉयलेट्स का निर्माण जहाँ सीवर नहीं है, सीवर जहाँ पे नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र का विशेष तौर पे या विस्तारित क्षेत्र नगरों के जहाँ पे सीवरेज सिस्टम अभी नहीं आया था, तो वहाँ ट्विन लीच पीट वाला ये जो सिस्टम आया, उससे एक बहुत ही पहली बार लोगों को ये महसूस हुआ कि शौच जाने के बाद भी एक उपयोगिता उसके बाद एक उसके निष्कासित पदार्थों के लिए हमें और मिल रही है, यानी आज लोग उसका खाद के रूप में निस्तारित कंपोस्ट भी मिल रहा है। जैन साहब, इसमें एक चीज़ और आप बताते चलिए, ये जो सार्वजनिक शौचालय की जो दिक्कतें थी शहरों में खास तौर पे, और अब कस्बों में भी, चूंकि कस्बे बड़े हो रहे हैं, आर्थिक विकास की गतिविधियों से कस्बों की मार्केट बढ़ रही है, तो जो सार्वजनिक शौचालय की दिक्कतें थीं वो साफ सुथरे नहीं होते थे, तो इस पे आप लोगों ने क्या काम किया है? खास तौर पे आप स्मार्ट सिटी को जोड़ के बताइए। लखनऊ और उत्तर प्रदेश में बहुत से स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस बात का यानी जो लक्ष्य रखा गया है ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी पूर्ण स्वच्छता के नाम से,
आपका कोई भी व्यक्ति खुले में शौच में ना जाए। तो यदि आपने शहर में या अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी इस तरह की पूरी तरह से सुविधाएं जो प्रत्येक नागरिक तक सुलभ हो जाएं विकसित कर देते हैं, तो उसको फिर हम एक प्रोटोकॉल है उसके माध्यम से उस क्षेत्र को या उस नगर को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित भी कर रहे हैं। और ये एक ऐसा प्रारंभिक लक्ष्य के तौर पे एक अंतिम लक्ष्य भी है कि जिसने हासिल कर लिया, जिस नगर ने या इसमें हासिल कर, यानी उनके प्रत्येक नागरिक के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। तो व्यक्तिगत शौचालयों के स्तर पे, सामुदायिक शौचालयों के स्तर पे, खास तौर से हमारे जो बड़े घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे ये दिक्कतें होती हैं कि व्यक्तिगत शौचालय बनाने लायक स्थान यदि नहीं है, तो ऐसे स्थलों में सामुदायिक शौचालय, यानी वहाँ के पूरे समुदाय के लोग, आसपास की जितनी भी आबादी के लोग, और इसमें विशेष तौर पर आप धर्म संप्रदाय से परे भी यदि सोचिए तो सर्वजन के लिए उपलब्ध सामुदायिक सुविधा। और इसके अलावा जैसे मुख्य मार्ग पर आप चल रहे हैं, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए मार्गों पर चलते हुए आपको उपयोगिता निश्चित तौर पर महसूस होती है। तो ऐसे स्थलों पे, सभी प्रमुख स्थानों पे, और सार्वजनिक ऐसे स्थल जहाँ पे लोगों का बहुत अधिक आवागमन होता रहता है, वहाँ पे सार्वजनिक शौचालयों की सुविधाएं बृहद रूप से विकसित करने और बिल्कुल लक्षित करने में, और इसके एक कदम आगे, और यानी शौच से ज़्यादा हमारे यूरिनल्स की आवश्यकता होती है। तो यूरिनल्स का इंट्रोडक्शन अब जो है नगरीय क्षेत्र में एक विशेष सुविधा के तौर पे कह सकते हैं कि हमारे जीवन में अब सिर्फ पूजा, नमाज या प्रेयर के समय ही हम अपने शरीर को स्वच्छ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमेशा के लिए हम पूरे दिन 24 घंटे हम अपने को स्वच्छ रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया पिछले 4 साल में। और इन सार्वजनिक शौचालयों जो जन सुविधाएं बन रही हैं, इनमें एक विशेष सुविधा और इसके बाद स्वतः मतलब स्फूर्त सी अपने आप आ गई है, यानी आपके मिशन गाइडलाइंस में नहीं थी ये चीज़ बात, स्नानागार की सुविधाएं। मतलब आम आदमी जैसे जो बाहर के लोग आ रहे हैं या जो उपयोग करने के लिए शहर में आते हैं, उनको एक स्वाभाविक रूप से यानी स्नानागार की जब सुविधाएं यहाँ दी जाने लगी, तो प्रारंभिक तौर पर हम लोगों को भी ये लगा था कि पता नहीं लोगों में कैसी इसकी अडॉप्टेबिलिटी होगी, लेकिन इतने ज़्यादा इसका बृहद उपयोग होता हुआ पाया गया है। तो वो लगभग एक हम लोगों का प्रयास ये रहा कि फ्री के तौर पे इस सुविधा को इंट्रोड्यूस कर लें। अब समग्र रूप से आपका स्नानागार, शौचालय और यूरिनल। बातचीत तो हम करेंगे ही, आज ये तमाम जो है योजनाएं हम लेकर के अपने साथ जुड़े हैं, लेकिन इन सब बातचीत के बीच में भी जरूरी होता है थोड़ा सा माहौल को हल्का करना। और माहौल अगर गजल के माध्यम से किया जाए तो मुझे लगता है उससे खूबसूरत बात और कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों विजय जी? हाँ, बिल्कुल खुशहाल भारत की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में अगर संगीत है तो फिर गुनगुनाना तो बनता ही है। बिल्कुल। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए।
बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत। ये अफसाने जैसी मुलाकात होती, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना इसने बिल्कुल क्रांति ला दिया है, खास तौर पे जो दवाओं के क्षेत्र में, खास तौर पे महंगी दवाएं जो गरीबों के लिए बड़ी दिक्कत की बात होती थी और सबसे ज़्यादा खर्च उनका दवाओं पे होता था, जिसकी वजह से लोगों के जीवन का जो पहिया था वो कहीं उल्टा घूमने लगता था और एक जो समस्या शुरू होती थी वो कई वर्षों तक उनको झेलना पड़ता था, कर्ज में डूब जाता था आदमी, अपने रोजगार से उसकी स्थिति बिगड़ जाती थी, बहुत सी समस्याएं होती थी। इसके पहले हम देख लेते हैं एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी। धूप ने निचोड़ कर रख दिया है जिन्हें, कोई है जो उनके लिए छांव की बात करता है, घिसट घिसट जो काटते हैं जिंदगी के लम्हे, कोई है जो उनके हालात पर नजर रखता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का उद्देश्य ऐसी गरीब जनता जो अपनी बीमारियों के लिए ब्रांडेड महंगी दवाएं खरीद सकने में अक्षम हैं, वे सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां खरीदकर अपना इलाज कर सके। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को संचालित करने के लिए भारत सरकार ने नोडल एजेंसी BPPI यानी ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया को चयनित किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का संचालन करने के लिए भारत सरकार ने नोडल एजेंसी ब्यूरो फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया को अधिकृत किया है, जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में ऐसे केंद्र खोले जाएंगे दवा के, जिसमें उच्च गुणवत्ता के साथ सस्ती दवाएं आम जनता को मुहैया कराई जाएंगी। अब तक इस परियोजना के तहत पूरे भारतवर्ष में लगभग 3250 केंद्र खोले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इन केंद्रों की संख्या 530 हो चुकी है। ये है विनय शुक्ल, जन औषधि केंद्र महानगर लखनऊ के मालिक, हृदय से संवेदनशील व्यक्ति। जन औषधि केंद्र को खोलने से पहले विनय एक दूसरा मेडिकल स्टोर चलाते थे, ब्रांडेड दवाइयां बेचते थे। ये ब्रांडेड दवाइयां इतनी महंगी होती थीं कि प्रायः एक गरीब निर्धन आदमी नहीं खरीद पाता था। इनके मेडिकल स्टोर पर प्रायः गरीब लोग डॉक्टर का पर्चा लेकर आते थे। और गरीबी की लाचारी के चलते बिना दवा खरीदे मन महसूस कर वो मेडिकल स्टोर से चले जाते थे। यह स्थिति विनय शुक्ल को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ देती थी। अपनी संवेदनशीलता के चलते महीने में 2-4 गरीब की वो मदद कर दिया करते थे। विनय शुक्ल बताते हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि परियोजना की शुरुआत की तो मानो उनके मन की मुराद पूरी हो गई।
मैं पिछले करीब 20-25 सालों से दवाओं का कारोबार कर रहा हूं और पहले मैं ब्रांडेड दवाइयां बेचता था इस प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की दवाइयों के अलावा। लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के मरीज आते थे जो दवाइयों के दाम पूछते थे लेकिन ले नहीं पाते थे। फिर विनय व उनके भाई विष्णु शुक्ल ने मिलकर जन औषधि केंद्र खोलने की सारी प्रक्रिया पूरी की। और जन औषधि केंद्र के भी मालिक बन गए। विनय का ज्यादा समय जन औषधि केंद्र पर ही बीतता है। ठीक है, यहाँ सारे सिरप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सारे ट्यूब लगे, दर्द का ट्यूब, ठीक है ना। इस संदर्भ में विनय का मानना है कि जेनरिक औषधियां गुणवत्ता वाली तो होती ही हैं। हर गरीब, चाहे रिक्शे वाला हो, मजदूर हो, कोई भी खरीद सकता है और इलाज करा सकता है। अभी कुछ करीब 1 साल 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने एक अपनी ये स्कीम लॉन्च करी जिसमें का नाम उन्होंने दिया प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। जब इसका मुझे पता चला तो मुझे लगा कि कम से कम अब कुछ लोगों की मदद हो पाएगी जो लोग दवाइयाँ नहीं खा पा रहे थे, खरीद पा रहे थे। दवाइयाँ न मिल पाने की वजह से ऐसी भी स्थितियाँ आ जाती थीं कि मरीज जो है अस्पताल में तक एडमिट हो जाता रहा क्योंकि पैसा होता ही नहीं था उसके पास दवा खरीदने के लिए। तो उसके बाद हमने ये जन औषधि के नाम से दुकान खोली है और जिसका लाभ जो है मरीजों को मिल रहा है। वहाँ ब्रांडेड दवाइयाँ और जेनरिक दवाइयों में क्योंकि दामों में बहुत फ़र्क है और क्वालिटी वाइज कोई फ़र्क है नहीं क्योंकि हर बैच का NABL इसमें भी आता है, हर बैच का NABL ब्रांडेड मेडिसिन में भी आता है। विनय का कहना है कि उनके जन औषधि केंद्र पर दवा खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है। पहले की अपेक्षा दवाइयों की बिक्री में भी वृद्धि हुई है। लखनऊ ही नहीं, दूर दूर से लोग जन औषधि केंद्र पर दवाइयां खरीदने आते हैं। जब कोई भी जेनरिक दवाइयां खरीदता है तो जन औषधि केंद्र की सराहना करता है। मोदी जी ने सर जो दवाइयाँ मतलब देना दिया है उसके विषय में हम बताना चाहेंगे कि पैसे से लेकर के हर दवाई अच्छा काम कर रही है और मार्केट से जिस स्तर के हम हैं उस स्तर से हमें दवाइयाँ सस्ती भी मिल रही हैं। मैं तो एक हार्ट पेशेंट हूँ और मेरी दवा तो जो पहले 1000 रुपये की आती थी अब 200 रुपये 250 रुपये में आ जाती है। अब जैसे एक तो छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए आप मेट्रोपोलॉल का। मेट्रोपोलॉल जो मेरे को 185 की 15 गोलियां मिलती थी अब मेरे को 65 रुपये की 60 गोलियां मिल गई हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो महानगर में खुला है कि एक बहुत बड़ा बून है इस लखनऊ में, इस एरिया के लोगों के लिए। और लगभग हम 1 महीने से यहाँ पे दवा ले रहे हैं। हमें बीपी और डायबिटीज़ की दवाएं की ज़रूरत होती है। पहले 2000 रुपये महीने में दवा मिलती थी, यहाँ से जो ले जा रहे हैं हम तो मुश्किल से 350-400 रुपये में हमारा काम हो जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत वो दवाइयाँ जो हमको 200-250 रुपये में मिलती थी वो 50 रुपये के अंदर मिल रही है। इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा हो सकता है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये योजना, इस योजना के अंतर्गत सभी को हमेशा ये दवाइयाँ उपलब्ध रहें। प्रधानमंत्री जन औषधि वितरण केंद्र की योजना सरकार ने इस साल बजट में घोषित की थी और अब मुझे लगता है कि ये योजना धरातल पे आ रही है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि जो जेनेटिक दवाएं हैं या जो साल से दवाएं हैं 60 से 75% पर कम मिल रही हैं, जो आम जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है मोदी जी द्वारा उठाया गया। मैं ब्लड प्रेशर की एक मेडिसिन आती है ऑल्मेजेस्ट 40 जो बाज़ार में 160 रुपये की एक स्ट्रिप आती है। जब मुझे प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में पता चला तो फिर मैंने इस दुकान को सर्च किया और मुझे जब पता चला तो मैं यहाँ आया। मुझे वही एक स्ट्रिप दवा 30 रुपये की मिलती है और पिछले 3 महीने से मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोनों दवाओं के असर बिल्कुल एक जैसा, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की
जन औषधि केंद्र योजना से विनय ही नहीं और भी बहुत से बेरोजगार प्रेरित होकर न सिर्फ अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, बल्कि जन जन की सेवा भी कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे अभी पिछले 4 साल में जो बदलाव आए हैं जन औषधि को लेकर। तो पांडे जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये परियोजना है क्या? आज देश में जो माननीय अशोक सम्राट के बाद जो देश का प्रधानमंत्री है और प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, आज हजारों वर्ष बाद हेल्थ सेक्टर में अशोक सम्राट के बाद जो परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है, गरीब जनता जो 60% आबादी दवाओं के बिना दम तोड़ रही थी, आज माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है कि गरीब को सस्ती दवाएं मिले, दवाओं के बिना उन्हें मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में भारतीय जन औषधि परियोजना का अभियान चलाया गया है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारा जो जेनरिक मेडिसिन है, ये भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि, आज हम कवर कर चुके हैं 597 डिस्ट्रिक्ट पूरे देश में, 3500 केंद्र हम खोल चुके हैं। यह योजना 2008 में कांग्रेस से चली थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ लेने के बाद उनकी दूरदर्शिता और ये जो सबका साथ सबका विकास है, इसके तहत इस पे जो उन्होंने पहल की है, 3000 का टारगेट इन्होंने दिया था, जो कि हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। आज ओवर इन ऑल पूरे देश में हम 3500 स्टोर्स खोल चुके हैं। और हमारा जो बेसिक चीज़ है, यदि आप दवा ले रहे हैं मधुमेह की, तो कृपया उनकी कीमतें देख लीजिए भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पे जाके। भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत भारत सरकार की ओर से शुरू की गई उच्च गुणवत्ता की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जो आपको वहाँ मेडिसिन साल्ट नेम से अवेलेबल होगा, चाहे बीपी का हो, चाहे शुगर का हो, चाहे कैंसर का हो, चाहे डिवाइसेस हो, चाहे आप महिलाओं में लेके देख लीजिएगा सैनिटरी नैपकिन का हो। तो आज देख लीजिएगा, मान लीजिए सपोज देन आप शुगर की दवा देख लीजिएगा, मान लीजिए आप कंपेरिजन करना चाहते हैं, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 500 mg 10 गोली की कास्ट बाहर 13 रुपये है, इनके यहाँ वनली 5 रुपये है। मान लीजिए आप ग्लिम्प्राइड 2 mg, आप मान लीजिए इनके यहाँ ग्लिम्प्राइड 2 mg 10 गोली का दाम इनके यहाँ बाहर आपको 80 रुपया मिलेगा, इनके यहाँ 17 रुपया है। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 10 गोली का दाम और प्लस प्रोलाग बाहर आपको 17 रुपया है, इनका 8 रुपया है। तो ओवर इन ऑल हम आपको ये कहना चाहते हैं, उच्च गुणवत्ता की दवाएं आपको मार्केट की वैल्यूएशन से 70-80% कम रेट पे हम स्टोर्स खोल रहे हैं। हम डीप इंटीरियर गांव में जा रहे हैं जहां आज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वहां हम स्टोर्स खोल रहे हैं। वहां लोगों की ऐसी भीड़ लग रही है, सभी वर्गों की, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह सिख हो, चाहे जो भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेके ऊपर सूर्य को देखते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसी उच्च गुणवत्ता की दवाएं, जो बीपी शुगर की दवाएं, सपोज देन एक महीना में उनको अगर शुगर बीपी है तो 7-8 हजार रुपया पर मंथ का खर्चा आता है। वही जन औषधि केंद्र पे आप जाइए तो आपको वही खर्चा 300 और 400 रुपए में हो जाता है। ये बहुत बड़ा है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी जब इलेक्शन हो रहा था तो बनारस में स्वयं उन्होंने स्पीच दिया था कि मेरे माँ बाप जो है इसी स्टोर से वो दवाएं जो है 300-400 रुपया में ले रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि बातचीत में बहुत सारी जो है जानकारियां निकल के हमारे सामने आई, बहुत सारी बातें जो साफ तौर पे हालांकि बताई जाती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बताती, वो भी जिक्र आज हमने यहाँ पर छेड़ा। इन सब के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक छोटी सी झलक कि किस तरीके से ये हम सब के लिए ख़ास बन गई है।
जैसे अभी तक दवाओं के नाम से जाके लोग मेडिकल स्टोर से दवा मांगते थे, जी जी, अब जन औषधि में वो दवाएं, सस्ती दवाएं, अच्छी दवाएं लोगों को मिल रही हैं, तो वो कैसे लोगों को मिलेंगी? वो किन मेडिकल स्टोर पे जाएं, कहाँ पे मिलेंगी? इनमें पहचान कैसे है कि कौन सी दवाएं जन औषधि से हैं, कौन सी दवाएं जन औषधि के बाहर की हैं, यानी जो महंगी हैं, ब्रांडेड दवाएं जिनको कहते हैं सर, और दोनों में फ़र्क क्या है? ये थोड़ा बेसिक चीज़ें इसका जो है ये। सर, हमारा स्पेशल एक काउंटर होता है, एक केंद्र होता है भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि का, उसका एक डिजाइन है पूरे देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा होता है और स्लोगन लिखा होता है गरीब को, मतलब पूरा एक डिजाइन है। आप जाएंगे www.janaushadhi.gov.in पे सारे केंद्रों का आपको एड्रेस मिलेगा। मान लीजिए हमने उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में हमने 530 दुकानें खोली है। 530 दुकानें, जैसे लखनऊ क्षेत्र में हमने लगभग 14 दुकानें खोली हैं। सपोज देन महानगर में एक दुकान है, आप जाइए देखिएगा, जहां शगुन का ब्रांडेड दवाएं चल रही हैं, वहां आपको एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि मिलेगा। वहां पे एक अलग से बोर्ड लगा, अलग से एक बोर्ड लगा है, अलग से इनका सेटअप है। वहां मैं जाके देखता हूं तो लाइन लगाए पड़े हैं लगभग, मान लीजिए अब उन मेडिकल स्टोर पे एक बार आदमी गया तो वहां जाके क्या बोलेगा कि हमें कौन सी दवाएं दे? वो जो वहां जाके मेडिकल स्टोर पे आप जाएंगे तो वहां देखेंगे ऑटोमेटिक 100-200 आदमियों की भीड़ लगी रहती है जी। वो जो एक बार उस स्टोर पे पहुंच गया तो वो 10 आदमी, डॉक्टर का पर्चा साथ में होगा, जी जी जी, और वो पर्चा रखेंगे, वो दवा दे देगा। बहुत सारे डॉक्टर भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं जो जेनरिक मेडिसिन लिख रहे हैं, और हमें जो भी मरीज वहां पहुंच रहे हैं, हम साल्ट नेम से, हमारी दवाएं जो होती हैं वो साल्ट नेम से होती हैं, सॉल्ट के नाम से होती हैं, और हम उसे प्रोक्योर करते हैं, हमारा टेंडर प्रक्रिया है, और हम उसे टेस्टिंग करते हैं NABL लैब से, उसके बाद हम वहां से रिलीज करते हैं। तो हमारी क्वालिटी मेडिसिन है और हमारी MRP ही कम होती है, MRP ही हमारी कम होती है। जिससे मैंने आपको कंपैरिजन बताया, तो हमारी MRP ही कंपैरिजन होती है। और हमारा नहीं, इसमें एक बात और लोग कहते हैं कि आप सस्ती दवा ले रहे हैं तो उसका असर भी सस्ते तरीके से आएगा, अच्छा नहीं आएगा। महंगी दवा लेंगे तो उसका असर अच्छा होगा, आप जल्दी स्वस्थ होंगे। इसका जवाब मैं देता हूं। इस भ्रम को कैसे दूर करेंगे? जनता में अभी जो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि महंगी दवाओं से हमारा इलाज जल्दी बेहतर होगा और सस्ती दवा में तो कुछ होता नहीं, वो शायद खड़िया मिट्टी टाइप की चीजें होती हैं। तो इसका कैसे, इसका ये सोच असल में जो है ये विकसित है। अगर हम बात करें आमतौर पे हम लोगों की, अगर हम बात करें तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो इस पर सर थोड़ा सा एक इस पे ऐसा है कि आपने देखा हुआ है कि जैसे सपोज देन यूएस मार्केट, अमेरिका की बात कर लो, अब यूएस में कर लो, आप ऑनलाइन डाटा देख लेंगे तो आप 4 मिलियन प्रिस्क्रिप्शन जेनरिक निकलता है वहाँ। अच्छा, टोटल अगर सेल निकाल के देखेंगे, वहाँ डाटा ऑनलाइन होता है, आप निकाल सकते हो, नेट पे भी पड़े रहते हैं। अगर आप वहाँ टोटल सेल निकालोगे 96% सेल आपको जेनरिक मेडिसिन होती है। और सबसे बड़ी खासियत आप ये देखेंगे कि जो मेडिसिन हम यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका यूएस में, और जेनरिक मेडिसिन के नाम से, हम यहाँ भारत देश में उसको ब्रांडेड के नाम पे उसको कई गुना महंगे करते हैं। तो आने वाले टाइम में एक बात, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जब से ये हम स्कीम लॉन्च किए हैं, तो आप पूरे देश में जितने काउंटर्स खोले हैं, जिस हिसाब से सेल भाग रही है, जिस हिसाब से हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है, आप देखेंगे 100% पूरा देश जेनरिक की डिफिनीशन समझ गया है। जेनरिक क्या है, मतलब जेनरिक को हम मदर इंडिया बना दिए हैं। पहले तो कोई नहीं जानता था कि दवाएं जेनरिक क्या है और ये क्या है। आज की डेट में बच्चा जानता है जेनरिक मेडिसिन क्या है और ब्रांडेड मेडिसिन क्या है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, और ओनली मार्केटिंग का एक इसमें अंतर आ रहा है। सर, अभी आपने बताया था कि जो आपके जन औषधि केंद्र होते हैं जी, वहां पर 100-200 लोगों की लंबी लाइन रहती है। जी जी। अगर यानी कि कुछ गिनती कहीं ना कहीं अभी कम है, तो अगर इसको एक रोजगार के तौर पर हम देखें जी, उससे हमारे युवा जुड़ना चाहें तो किस तरीके से इससे जुड़ सकते हैं और अपना भविष्य जो है और बेहतर बना सकते हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश में आह्वान करना चाहूँगा कि जो भी नौजवान बी फार्मा है, डी फार्मा है, या जो बेरोजगार हैं, उनको हम 3 टाइप के क्राइटेरिया में दुकानें खोलते हैं। एक तो हम NGO खोलते हैं, दूसरा गवर्नमेंट में खोलते हैं स्टेट अथॉरिटी करके, तीसरा हम प्राइवेट सेक्टर में खोलते हैं। पूरे देश के लिए वो दरवाजे खुले हैं। तो हम जो प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, हमारा सिंपल से एक पेज का www.janaushadhi.gov.in पे जाएं, एक सिंपल एप्लीकेशन फार्म होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उसको निकाल के फुलफिल भर दें। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा अपना नाम डालें, अपना मेल ID डालें, अपना आधार कार्ड डालें, और जहां लोकेशन पे दुकान खोलना चाहते हैं वो लोकेशन मेंटेन करें, और अपना आधार कार्ड सबमिट करें, और जो भी वहाँ फार्मासिस्ट हैं वो उसका डिक्लेरेशन दे दें। तो हम उसको 24 से 48 घंटे में ऑनलाइन करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट।
आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसमें 1 पैसे का कोई शुल्क नहीं है। शुल्क नहीं। तो हम ऑनलाइन हम उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल 2 पेज का दे देते हैं। वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेके ड्रग एक्ट की जो रिकॉर्डिंग 120 स्क्वायर फीट की दुकान होती है, या उनकी दुकान स्वयं हो या वो किराए की दुकान हो, और उसके बाद एक बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री लगती है। हमारा देश भारत विविधताओं में एकता का देश है। तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम मान्यताएं, संप्रदाय, भाषाएं सब एक साथ एक देश में निवास करती हैं, एक राष्ट्र के राष्ट्रीय नागरिक के तौर पर रहती हैं, और इन सब कड़ियों को जोड़ती है ये सारी दिशाएं, ये सारी बातें, ये सारा जो भी हमारी योजनाएं हैं ये सब, और इन सब को एक बनाता है हमारा देश भारत। तो आइए ये सुंदर सा गीत देख लेते हैं। रूस, जापान, फ्रांस, हो रूस, जापान, फ्रांस, तौबा इंडोनेशिया की बड़ा निकला गे इंडिया, हो बड़ा निकला गे इंडिया, मांग से नुरा लीलरा ललकी बिंदिया की बड़ा निकला गे इंडिया, मांग से नुरा लीलरा ललकी बिंदिया की बड़ा निकला गे इंडिया। रूस, जापान, फ्रांस, रूस, जापान, फ्रांस, तौबा इंडोनेशिया की बड़ा निकला गे इंडिया, हो बड़ा निकला गे इंडिया, मांग से नुरा लीलरा ललकी बिंदिया की बड़ा निकला गे इंडिया, मांग से नुरा लीलरा ललकी बिंदिया की बड़ा निकला गे इंडिया। बोले काव काव बैठ के अटरिया, दुल्हन उचारेली पिया के खबरिया, पिया के खबरिया। गोरिया के छागल बाजे, गोरिया के छागल बाजे, चलत पाग डंडिया की बड़ा निकला गे इंडिया, हो बड़ा निकला गे इंडिया, मांग से नुरा लीलरा ललकी बिंदिया की बड़ा निकला गे इंडिया, मांग से नुरा लीलरा ललकी बिंदिया की बड़ा निकला गे इंडिया। भूखेली बेटा खातिर एतवार हो, बहनी भाई के बांधे धागा से प्यार हो, धागा से प्यार हो। तीज त्योहारी हमा, तीज त्योहारी हमा, देवी दुर्गा चंडिया की बड़ा निकला गे इंडिया, हो बड़ा निकला गे इंडिया, मांग से नुरा लीलरा ललकी बिंदिया की बड़ा निकला गे इंडिया, मांग से नुरा लीलरा ललकी बिंदिया की बड़ा निकला गे इंडिया। यारी कुरान से कारगिल पे देखबे कइल, सीमा पे जवान के,
सीमा पे जवान के। भाषा अनेक राष्ट्र, भाषा अनेक राष्ट्र, भाषा खाली हिंदिया की बड़ा निक लागे इंडिया, वो बड़ा निक लागे इंडिया। मांगे से नुरा लिलरा ललकी बिंदिया की बड़ा निक लागे इंडिया, मांगे से नुरा लिलरा ललकी बिंदिया की बड़ा निक लागे इंडिया। रूस जापान फ्रांस, रूस जापान फ्रांस, तौबा इंडोनेशिया की बड़ा निक लागे इंडिया, की बड़ा निक लागे इंडिया। मांगे से नुरा लिलरा ललकी बिंदिया की बड़ा निक लागे इंडिया, मांगे से नुरा लिलरा ललकी बिंदिया की बड़ा निक लागे इंडिया, मांगे से नुरा लिलरा ललकी बिंदिया की बड़ा निक लागे इंडिया। बातचीत तो खैर हम करते ही रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगली योजना की तरफ मैं सोचती हूँ विजय जी कि हम थोड़ा सा रुख कर लें। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी योजना के रूप में, एक ऐसे अभियान के रूप में जो है आगे बढ़ रहा है हमारे पूरे देश में। और हो भी क्यों ना भाई, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं की, औरतों की, बेटियों की पूजा होती है। और वहाँ पर एक ऐसे अभियान की शुरुआत जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर हम जिक्र करते हैं तो आता है। और इसे मैं कुछ लाइनों के साथ जो है जोड़ना चाहूँगी और शुरू करना चाहूँगी कि बहुत चंचल और खुशनुमा होती हैं बेटियाँ, रहमत से भरपूर खुदा की नेमत होती हैं बेटियाँ, उठता है जहाँ मुस्कुराती हैं बेटियाँ, अपने बाबुल की बड़ी प्यारी होती हैं बेटियाँ। इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हैं महिला कल्याण विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर अलका भटनागर जी। मैम, हम ज़रूर बातचीत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक छोटी सी हम कहानी, एक लघु कथा देख लेते हैं इसी हमारे अभियान से जुड़कर। जुनू पसंद है मुझे, छाँव है बबूलों की, अजब बहार है इन जर्द जर्द फूलों की। यह है गांव बसाहदा, विकास खंड बिस्वा, जिला सीतापुर। यह है सादिया। सादिया के पिता शहरियार खेतीहर मजदूर हैं। बमुश्किल 2-2.5 हजार रुपए की कमाई में अपने परिवार के 9 सदस्यों का पालन पोषण करते हैं। शहरियार बच्चों की तालीम के खिलाफ हैं। जब गांव की दूसरी लड़कियों को स्कूल जाते देखती तो उसका भी मन स्कूल जाकर पढ़ने लिखने को होता। तभी सादिया को पता चला बिस्वा के मालपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, जहां निशुल्क रहने, खाने और पढ़ने की सुविधा है। तो उसे लगा फिलहाल यही है उसकी मंजिल। नहीं जाएगा, यहाँ काम धंधा को करे। हाँ, पिता के मना करने पर उसने अपने चाचा जाबिर से संपर्क किया। चाचा उसे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में ले गए। वहां उसका नाम लिखवा दिया। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से।
मेरा नाम सादिया है। मेरे पिता का नाम श्री शहरियार है। मेरी माता का नाम श्रीमती सालिया है। मेरा गांव बसदहा है। जो मेरे 6 बहन तथा 2 भाई हैं जो कभी स्कूल पढ़ने नहीं गए। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो मैंने जब अपने मम्मी पापा से कहा मेरा एडमिशन KGB मानपुर बिस्वा में करवा दो, तो वो कहने लगे बेटा जब आप पढ़ने चली जाओगी तो आपके छोटे भाई बहन को कौन देखेगा। तो मैंने बहुत समझाया तो मेरी मम्मी तो मान गई पर मेरे पापा नहीं मान रहे थे। तो मैंने अपने पड़ोसी चाचा से कहा मेरा एडमिशन करवा दो कि जो KGB मानपुर बिस्वा में, जो कि उनकी लड़की यहाँ नसरीन पढ़ रही थी। फिर जब यहाँ आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बदलाव देखे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में तो मानो सादिया के सपनों को पंख लग गए। आवासीय विद्यालय का माहौल उसे रास आ गया। यहां आकर उसने मन से पढ़ाई लिखाई शुरू की। सादिया के अंदर मैंने वो जुनून देखा पढ़ने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनके अभिभावकों को बहुत समझाया, बहुत बताया कि इसको बच्ची को पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। बहुत प्रयासों के बाद उनको समझ में आया। फिर भी उनके पिताजी तब भी नहीं तैयार थे। उनकी मदर को समझ में आया, उनकी माताजी थोड़ा तैयार हो गई और उन्होंने कहा ठीक है। हमने बताया कि हमारे जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में ये महिला समाख्या द्वारा संचालित है, तो इसमें बहुत सारे सुविधाएं हैं जो निःशुल्क बच्चों को दी जाती हैं, तो आपका एक पैसा भी नहीं खर्च होगा और आपकी बच्ची पढ़ लिख भी जाएगी। तो इसलिए आप हमारे विद्यालय में अपनी बच्ची को ज़रूर भेजें। तो बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद उनकी मदर तैयार हो गई और उनके चाचा बच्ची को लेके आए और यहाँ पर उसका दाखिला करवा दिया। इसने यही साइकिल चलाना सीखा। जूडो, कराटे और कबड्डी उसके प्रिय खेल हैं। प्रदेश स्तर के विद्यालय स्तर आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में सादिया को मेडल और सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। जनपद सीतापुर में हमारे 20 कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं और जो हमारा बिस्मा का कस्तूरबा विद्यालय है, ये हमारा वैसे तो इसका ब्लाकी का नाम है बिस्मा। बिस्मा का हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें बिस्मा का मतलब होता है बेहतर, और वास्तव में ये हमारे जनपद का श्रेष्ठ कस्तूरबा गांधी विद्यालय है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इस दिशा में हमारे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऐसी बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ की जा रही है जिनकी शिक्षा जो शिक्षा की मुख्यधारा से बहुत दूर पहुँच गए थे। शायद जीवन में उनके दोबारा ये रोशनी नहीं आ पाती अगर ये विद्यालय ना होते, और दोबारा जब इन बच्चों की जीवन में शिक्षा की रोशनी आती है और वो आगे बढ़कर बहुत से बच्चे यहाँ से जो 2008 से संचालित है, बहुत से बच्चियाँ यहाँ से आगे करके जो उन्होंने शायद दोबारा कभी पढ़ने की बारे में सोचा भी नहीं था, वो ग्रेजुएशन में पहुँची हैं, ग्रेजुएट की है, बहुत से कंपटीशन की तैयारी में है। ऐसी बच्चियाँ जब किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचती हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि यहाँ की अध्यापकों के लिए, बेसिक शिक्षा विभाग के लिए इससे बड़ा रिवार्ड, इससे बड़ा पुरस्कार शायद हो नहीं सकता। सादिया अध्यापन के पेशे में जाना चाहती है ताकि वो तमसो मां ज्योतिर्गमय की सार्थकता में अपने योगदान दे सके। यहाँ पर हमारे यहाँ 100 बच्चे रहते हैं। सभी बहुत प्रिय हैं क्योंकि हम लोग उनके साथ रहते हैं, और सबसे ज़्यादा सादिया मुझे प्रिय है क्योंकि मुझे लगता है कि उसके अंदर करने का एक कुछ जुनून है, आगे बढ़ने का एक कुछ जुनून है। वो हर चीज़ को इतने अच्छे से सीखती है, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मतलब अच्छा लगता है उसे देखकर। चाहे वो कबड्डी हो, खो खो हो, ताइक्वांडो हो या कला प्रतियोगिताएं होती हैं, मेहंदी होती है, सब में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। अभी से पाँव के छाले न देखो, अभी यारो सफर की इब्तिदा है। यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर चिराग जलता है।
अभी अभी हमने एक लघु कथा के रूप में देखा कि कितनी तेज़ी से जो है इसका असर देखने को मिल रहा है, बड़े बदलाव हो रहे हैं। जी जी, बड़े बदलाव हो रहे हैं। मैम, पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी कि जैसे अभी जिक्र भी हमने किया कि जो है काफ़ी बदलाव इसका देखने को मिल रहा है, काफ़ी लंबे उस पे तौर पर अगर हम आंकड़ों की बात करें या अगर हम स्थिति की बात करें और सबसे ज़रूरी हम सोच की बात करें, उसमें बदलाव बड़ी तेज़ी से आया है। इस पे मैम आपकी क्या राय है? बहुत सही कहा आपने। एक तो कि खुदा की नेमत होती हैं बेटियां, और भारतवर्ष में तो हमेशा बेटियों को पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। लेकिन ये सोच का बदलाव बहुत ज़रूरी इसलिए हो गया कि जब 2011 में सेंसस हुआ तो उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो में बड़ी तेज़ी से गिरावट नज़र आई और उसके 1-2 साल बाद वो गिरावट और बढ़ने लगी। तो कोई भी योजना पहले दिमाग में आती, विचार में आती है, फिर उसे धरती पे लाया जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा और उसके बाद ये योजना लाई गई और सब विभागों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, आप सबके सहयोग से ये इतनी आज हर घर की योजना बन गई है, जगह जगह इसका जिक्र है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब हमारे प्रदेश में भी लगभग सभी ज़िलों में लागू हो गई है। सबसे पहले बेटियों को बचाना और फिर उनके हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, ये सारी आगे बढ़ाने के लिए गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे, शहरों में भी था, लेकिन ये धीमे धीमे रेशियो जो है खासकर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ज़्यादा कमी आई थी। तो पायलट के तौर पे जब शुरू किया गया तो ये 830 करीबन सेक्स रेशियो जहाँ था, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ा बहुत बढ़ेगा इस योजना से, लेकिन 1 साल के अंदर ही वो 930 पहुँच गया। और इसका सक्सेस रेट इतना अच्छा रहा कि अब उसके बाद ये तय किया गया कि हर ज़िले में इस तरह का गांव लेवल पे गुड्डा गुड्डी बोर्ड लगाए जाएं, जिससे सबको जानकारी रहे हमारे यहाँ क्या रेशियो है बच्चों का, लड़कियाँ कितनी हैं और लड़के कितने हो रहे हैं। ये जानकारी हर एक को होगी। PCPNDT एक्ट है, उसका अगर सख्ती से पालन हो कि ये अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो वो बच्चियों के लिए, हत्या के लिए ना इस्तेमाल हो, बने हुए हैं, उसका सख्ती से पालन कराया जाए। बचाओ का मतलब ही वही है ना कि भ्रूण हत्या जो हो रही थी पेट में बेटियों को, उसी में कमी आई है, बहुत तेजी से कमी आई है और ये रेशियो काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से। जी, जैसे मैम अभी आपने बताया कि जो है अल्ट्रासाउंड करा के लोग जो है कन्या भ्रूण हत्या जो है कर दिया करते थे, उसके लिए मुखबिर की व्यवस्था भी की गई है। इसके ऊपर मैम थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ, जो हमारे गाँव में कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी हैं और हेल्थ विभाग की महिलाएं हैं, तो वो ध्यान रखती हैं कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो वो आ रही है, पहले महीने आई, दूसरे महीने, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। जी। और साथ में ये भी कि अगर अल्ट्रासाउंड कराया है तो आगे उसका क्या ट्रैक है, इस तरह की कोई घटनाएं ना घटें, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। साथ में उनके न्यूट्रिशन के लिए कई योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। फिर उनके एजुकेशन लेवल पे अगर बच्ची हो गई है तो उसके बाद उसकी पढ़ाई 5वीं तक अगर हो गई है तो 6ठे क्लास में पूरी 100% लड़कियां एडमिशन ले लें, उसके लिए अलग स्कूल को, विद्यालय को इंसेंटिव दिया जाता है। फिर 8वीं तक अगर पढ़ ली है तो 9th में अगर एडमिशन ले रही हैं तो उसके लिए इंसेंटिव की व्यवस्था है। बेसिकली सेंसिटाइज करने के लिए कि लोगों के दिमाग में, सोच में ये आए कि हाँ लड़कियाँ और लड़के बराबर हैं, उनको हर तरह से बराबर सुविधाएँ मिलें और देश की आगे तरक्की हो। नहीं, सोच में तो बदलाव आया है। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि अगर कोई गर्भवती माँ है और उसकी सूचना संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं है या महिला बाल कल्याण केंद्र पर नहीं है, तो सूचना देने वाले को प्रोत्साहन राशि भी शायद दी जाती है। तो वो जरा सा आप बताइए कि किस तरीके से हेल्थ के लिए, जो माँ के गर्भवती माँ है उसके लिए, और साथ में जो पूरा सभी विभागों से सहयोग करके ये स्कीम हर विभाग की है। एक अकेले महिला कल्याण तो उसमें आगे है, लेकिन बाकी सारे विभागों से सहयोग लिया जा रहा है। और जो इस तरह की सूचनाएं देते हैं उन्हें पुरस्कार करने की योजना है। बल्कि गांव में लड़की पैदा हुई तो उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है सार्वजनिक रूप से। लड़कियां जो उनके 2 बच्चियां हैं उनके दंपत माँ बाप को पुरस्कृत किया जा रहा है कि उन्होंने 2 बच्चियों तक ही अपना परिवार सीमित रखा। तो इस तरह से उनका सामाजिक समारोह में अभिनंदन करके ये जागरूकता फैलाई जा रही है। तो एक प्रोत्साहन जो इसका मिल रहा है उससे इसका विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। और शायद 4 सालों में ज्यादा ही हुआ, लोगों को अब बेटे और बेटियों में अब फर्क नहीं महसूस हो रहा, बल्कि लोग गर्व से कहते हैं कि मेरे पास एक बेटी है। वाकई, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पे कुछ जैन साहब बताएंगे कि शहर में जो स्मार्ट सिटी के साथ जो बच्चियों का जो इनका भविष्य में जो चीजें बदलने वाली हैं, उसमें क्या रूपरेखा हो सकती है? बच्चियों की पहचान के इसमें तो अब तो विशिष्टता अपने आप आती चली जा रही है। सामाजिक योजनाओं का अब इतना सारा विस्तारित हो गया है। लेकिन हाँ, एजुकेशन के सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस पर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम तो पहले से ही काफ़ी अधिक
जागरूक रूप में हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नगरीय प्राइमरी हेल्थ सेंटर काफ़ी सक्रिय हैं इसमें। तो उनकी सुदृढ़ता के लिए तो एक प्रारंभिक तौर पे जो योजनागत प्रयास भारत सरकार, राज्य सरकार के हो रहे हैं, निश्चित तौर पे उनमें कहीं पे भी किसी तरह के सहयोग की यदि आवश्यकता होती है, यानी विशेष तौर पे स्मार्ट सिटी के मिशन का एक अलग सा ध्येय है कि धनराशि उपलब्ध है और उसमें किसी विशेष योजना जिसकी पहचान, जिसके लिए योगदान की आवश्यकता हो, तो स्मार्ट सिटी से किया। तो कस्तूरी जी, एक बहुत बड़ी बात है कि जो योजनाएं हैं कहीं ना कहीं परस्पर जुड़ी हुई हैं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो किशोरियां हैं उनके लिए जो सैनिटरी पैड है वो जन औषधि केंद्रों से भी मिल रही है 2.5 रुपए में। तो इस पे किस तरीके से ये योजना है, आपने बताया था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि फिर से आपको बताना दोबारा बता दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है बहुत दूरदृष्टि का है। ये आज जो विकसित कंट्रियां हैं वो आने वाला टाइम में, ये आप मान के चलिए 2022 तक हम देश को पलट के रख देंगे। आज युवा वर्ग जो है, आज बुजुर्ग वर्ग जो है, जो बुजुर्ग को दवाएं मिले, मतलब किफायती रेट पे क्वालिटी मेडिसिन मिले। लड़कियों के लिए जो सुविधाएं हैं, लड़कियों के लिए हम चाहते हैं कि सैनिटरी नैपकिन जो अभी ब्रांडेड चलती थी मार्केट में, हम चाहते हैं ये हक पूरे देश में हर एक अभी सभी जन औषधि केंद्र पे लॉन्च कर रहे हैं। हम ऐसा रेट अवेलेबल कर रहे हैं कि आसानी से हम स्टोर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे रेट क्या है हो रहे हैं। बताइएगा। ये पर पीस हमारा जो रेट है ये 2.5 रुपए है। और एक बात और जो है पांडे जी ने जिक्र किया था कि वो जो है पर्यावरण में घुल मिल जाने वाली चीज है। यहाँ पर एक चीज जो है बताना चाहूंगी कि अभी तक जो चीजें अवेलेबल हैं मार्केट में उनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ही गंभीर समस्याओं का जनक है। और ऐसी बीमारियां उससे होती हैं कि जो इलाज की श्रेणी में है ही नहीं, उससे सिर्फ मौत ही मिलनी है। उसकी तरफ भी एक काम जो करने के लिए मैम, जब बेटी बचाने की बात होती है तो यहाँ पर ये कड़ी इस कड़ी को जोड़ देती है। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा सराहनीय प्रयास है। मैडम, इसमें एक बात आपसे ये जानना था कि खासतौर पे बेटियों के कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा रही है और देश के जो 115 डिस्ट्रिक्ट सबसे पिछड़े चयनित किए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के भी 10-15 डिस्ट्रिक्ट हैं। वहाँ पे कुपोषण एक बड़ी समस्या है, खासतौर पर बेटियों के लिए मेल न्यूट्रिशन की जो समस्या है, उस पे क्या काम हो रहा है? हेल्थ विभाग की तरफ से इस पे काम हो रहा है और हम जाके खुद विजिट करके देखते हैं कि पूरा पोषण मिल रहा है, लड़कियों को खाना प्रॉपर मिल रहा है, गर्भवती माताओं के लिए क्या भोजन की व्यवस्था है। इसके अलावा स्टेट की तरफ से बहुत सारी अच्छी स्कीमें की गई हैं कि जैसे हमारे यहाँ बालिका गृह होते हैं तो उसमें जो अनाथ बच्चियाँ रह रही हैं उनमें से 19 लड़कियों को हम लोगों ने पढ़ने के लिए इको सेंटर पे बेंगलोर भेजा होटल मैनेजमेंट करने, और उन लोगों का मैनेजमेंट का पूरा हो गया है कोर्स। अब उन्हें ताज ग्रुप में जॉब भी मिल गए हैं। और इस तरह अगला 20 का बैच फिर तैयार है हमारा, जो हम पढ़ने के लिए उन्हें भेज रहे हैं। इन सब के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक छोटी सी झलक कि किस तरीके से ये हम सब के लिए खास बन गई है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी विषय से जुड़ के एक बड़ा सुंदर सा गीत तैयार किया गया है, वो पहले देख लेते हैं। हो पिया पतिया पठई हैं पढ़ब कैसे, सैया पतिया पठई हैं पढ़ब कैसे, राजा पतिया पठई हैं पढ़ब कैसे। नैहर में पढ़े खातिर माई बाबू बरजे, नैहर में पढ़े खातिर माई बाबू बरजे। सखी ससुरा में, सखी ससुरा में, सखी ससुरा में बोलिया साहब कैसे। पिया पतिया पठई हैं पढ़ब कैसे, राजा पतिया पठई हैं पढ़ब कैसे।
लहुरा देवरवा पूछे ना मोरी बतिया, लहुरा देवरवा पूछे ना मोरी बतिया। अरे छुटकी हाँ, अरे छुटकी हाँ, अरे छुटकी नदिया लड़े हमसे पिया पतिया पठई है पढ़ब कैसे, राजा पतिया पठई है पढ़ब कैसे। बदली समाज तबे बदली जमाना, बदली समाज तबे बदली जमाना। तबे घर घर में, तबे घर घर में, तबे घर घर में बिटिया पढ़े सबके, तबे घर घर में बिटिया पढ़े सबके। पिया पतिया पढ़ई है पढ़ब कैसे, राजा पतिया पढ़ई है पढ़ब कैसे। पिया पतिया पढ़ई है पढ़ब कैसे, राजा पतिया पढ़ई है पढ़ब कैसे। पिया पतिया पढ़ई है पढ़ब कैसे। इन योजनाओं से जुड़ के आज हमने तमाम बातें की, तमाम जानकारियाँ ली और साथ ही साथ कुछ ऐसी कहानियाँ भी देखी जो कहीं ना कहीं दिल को छू जाती हैं और इस बात का एहसास भी दिलाती हैं कि अगर कोई भी अभियान, कोई भी योजना चलाई जाती है वो हम तक पहुँचती है और हम कितनी खूबसूरती के साथ उससे जुड़ते हैं। इसका बड़ा ही अच्छा उदाहरण है ये। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आप सभी आए कार्यक्रम में, आपका हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे दर्शकों को आपने जो 4 साल जानकारियां दी, हमारा प्रयास देश का विकास पे हमारे कार्यक्रम में आपने जो बातें रखी हैं और जो सक्सेस स्टोरी हमने आप अपने दर्शकों को दिखाई है आपके माध्यम से, जो बातें इनमें अभियान में अभी तक खुल के सामने नहीं आ पा रही थी उनको भी हमने आज साझा किया इसके मध्य। उसके लिए भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना बनता है विजय जी। निश्चित तौर पर आप सबका बहुत आभार, हम आपके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी तक 3 योजनाओं पर चर्चा की, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, साथ में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद हमारे पास 2 और बिंदु हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण है उज्ज्वला योजना और साथ में हमारा लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं DGM LPG लखनऊ श्री मनीष कुमार जी और साथ में हैं डॉक्टर CP श्रीवास्तव जी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय में। तो सबसे पहले तो सर आप दोनों का ही हम लोग बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे कि आप आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और 2 महत्वपूर्ण योजनाओं पर हमसे बातचीत साझा करेंगे। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक अगली योजना जो कि प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है उज्ज्वला योजना के रूप में, उसको शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहूँगी। दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में चली गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में चली गई, खाना पकाने की जद्दोजहद में सुबह शाम लगे रहे, सारी उम्र घर का चूल्हा जलाने में चली गई। इसके बारे में बातचीत करने से पहले आइए देख लेते हैं मंजू और शबनम से जुड़ी हुई ये छोटी सी कहानी। वो जो रोशनी कच्चे घरों तक नहीं पहुंचती है, न तो वो सूरज निकलता है न उसके दिन बदलते हैं। मेहनत के पसीने से सने आटे की रोटियां जो शीतल करती हैं भूख की आग। वो जो चुपचाप गमों को पीते हैं, पल पल मिटते हैं, मन में घुटते हैं, तरसते हैं। यह है मंजू, धुएं और पसीने से तरबतर होकर अपने परिवार के लिए भोजन बनाने वाली महिलाओं में से एक। मंजू
उत्तर प्रदेश की राजधानी से लगभग 13 किलोमीटर बख्शी का तालाब तहसील के एक गांव बरगदी मगहट में रहती हैं 3 बेटियों की मां मंजू 5वीं तक पढ़ी हैं। पति दीप कुमार भी अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं। वो मेहनत मजदूरी करके बहुत ही मुश्किल से परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। मंजू का अधिक समय खाना पकाने और खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला या गोबर के कंडों जैसे परंपरागत ईंधनों के इंतजाम में लग जाता। कभी कभी इनकी नन्ही बेटियां बिना टिफिन लिए स्कूल चली जाती थीं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मंजू जैसी गरीब महिलाओं के जीवन में मरहम बनकर आई। जब उन्हें खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर, चूल्हा आदि निशुल्क मिला। हमारा नाम शिव कुमारी है। रहित बक्सीदार बारगदी में। यहाँ लकड़ी कंडन की तरफ दिक्कत है, कोई ना कमाने वाला ना कोई लाने वाला। अब हम कहाँ लकड़ी बीनी, कहाँ कंडा बीनी, कैसे काम चलाई, कहाँ कमाने जाई, कहाँ खाए के लिए लाई। और चूल्हे में यहाँ दिक्कत बहुत, आँखी में हम जी तरफ कम दिखाता है, चूल्ह फूकत फूकत धुआं लागत है, तवा जल जा, कलछुल जल जा, सब जल जाते हैं बर्तन। उसके बाद जब से मोदी जी गैस दिए हैं तब से बहुत आराम हो गए हैं। झटत खाना बन जाते हैं, अपन कामों कर लेते हैं, मजदूरियों कर लेते, सब कुछ कर लेते हैं। मंजू के सपनों को मानो पंख लग गए। अब मिली है मंजू को धुएं और प्रदूषण से आजादी। अब समय से पहले बेटियों के स्कूल का टिफिन तैयार हो जाता है और पति को काम पर जाने से पहले खाना मिल जाता है। मैं पहले चूल्हे पे खाना बनाती थी, बहुत दिक्कत होती थी, धुआं बहुत लगता था आँखों में। लकड़ियाँ लेने जाती थी, बहुत दिक्कत होती थी, कंडा पाती थी और बच्चों को टाइम से खाना नहीं मिल पाता था। पति को बहुत दिक्कत होती थी, टाइम से खाना नहीं मिल पाता था। जब से मोदी जी की कृपा है तब से हमको गैस कनेक्शन मिल गया फ्री में। ये है शबनम। पति कलीम मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। जब से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत शबनम को गैस का चूल्हा, सिलेंडर आदि मिला है, इनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये गरीब लोगों को ही दिया जा रहा है मुफ्त में। मैं महसूस कर रही हूँ, ये फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री की इस योजना में मैं भी योगदान दे रही हूँ। आज हमने 5000 कनेक्शन लोगों को मुफ्त में बांटे हैं उज्ज्वला योजना से। और जो महिलाएं पहले बहुत परेशान रहती थीं, घर में चूल्हे पे खाना बनाती थी, घंटों काम करती थीं, वो आज 1 घंटे में काम ख़त्म करती हैं। धुएं से भी उनको कई बीमारियां लग जाती थी। आज नारी शक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और घर घर में ये कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने तमाम गरीब औरतों के होठों पर मुस्कान की लकीर खींच दी है। सर, पहला सवाल आपसे यहाँ पर मैं करना चाहूँगी कि उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, जो महिलाओं के हर तरीके से हित में ध्यान में रख के, और अगर शब्द पर मैं जोर दूँ कि माँ के लिए जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था इसको शुरू करते वक्त, उस शब्द से जो एक दिल का रिश्ता बन जाता है, और इस योजना को जब हम किचन तक लेके जाते हैं, देखते हैं, तो उसका जो असर हमारे बदलते भारत पर देखने को मिला है, उस पर क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 में बलिया से शुरू की थी। उस वक्त जब हमने योजना शुरू की थी तो लक्ष्य 5 करोड़ कनेक्शन का रखा था 3 साल के अंतराल में। अप्रैल 2018 तक हमने करीब 3.5 करोड़ कनेक्शन दे चुके हैं। इसीलिए इस
स्कीम या इस योजना की सफलता के कारण इसका लक्ष्य थोड़ा सा और बढ़ा के अब 8 करोड़ रखा गया है और इसे हमें 4 साल के अंतर्गत पूरा करना है। आपको लगता है कुछ आप लोगों के यहाँ भी सर्वे हुआ कि स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए खासतौर पे महिलाओं का? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि किचन में या एक रसोई घर में अगर 1 घंटे ईंधन जलता है जिसमें धुआं निकलता है, वो करीब 400 सिगरेट के धुएं के बराबर होता है। ये भी पाया गया कि ज़्यादातर महिलाएं जो ऐसे रसोई घर में काम करती हैं जहाँ धुआं ज़्यादा है, वो ज़्यादातर सांस की बीमारियों की शिकार रहती हैं। उन्हीं सब का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का प्रारंभ किया था और वो सब वो महिलाएं इन सब चीज़ों से निजात पा सकें, यही कारण था कि इस योजना का शुरुआत की गई। जी। एक और मुश्किल होती थी ना ग्रामीण जीवन में, खासतौर पे बारिश के समय में गीली लकड़ियां जलाना मुश्किल होता था, रखने की जगह नहीं होती थी उन लकड़ियों को। जी। और अब तो कानून ऐसा है कि आप पेड़ काट नहीं सकते हैं, तो लकड़ियों की भी दिक्कत होती है। और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि उस जो आप बता रहे हैं 400 सिगरेट का धुआं पेट में अगर जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, तो सेहत खराब होती थी। और ऐसी महिलाएं जिनके पास छोटे बच्चे हैं और उसके साथ खाना बनाना पड़ता है, तो जाहिर है उनके लिए बड़ी जद्दोजहद की बात थी। तो 2016 में जब ये योजना शुरू हुई, उसके बाद से इसकी रफ्तार है लगातार बढ़ती गई और लोगों ने इसे भरपूर सराहा और स्वागत किया। आपको लगता है कि कितनी आगे तक अभी योजना जाएगी? देखिए, इसका लक्ष्य जो है वो हमने अभी 8 करोड़ का रखा है, तो 8 करोड़ तक तो जाएगी ही जाएगी जी। साथ साथ बेनिफिट्स या इसके जो फ़ायदे आपको दिख रहे हैं, वो एक तो महिला को अब घर पे ही वो खाना बना सकती है बिना कहीं जाए लकड़ी इकट्ठा करने जी। फिर उसके साथ साथ जो टाइम बचता है चूल्हे पे बनाने में एज़ कम्पेयर टू LPG या गैस में बनाने में, अगर आप एक छोटा सा अनुमान ले लें, हमने करीब 4 करोड़ कनेक्शन आज तक दिए गए हैं और हर महिला अगर उसे दिन में 2 घंटे भी बचा लेती है तो करीब 8 करोड़ घंटे की सेविंग है, जो कहीं और निश्चित ये जो 2 घंटे वो बचा रही है उससे कहीं काम करके वो कमा सकती है जी। तो 8 करोड़ डेली के बेसिस पे करीब अगर आप सोचें तो 1 करोड़ मैन आवर हो गए वो। बिल्कुल। और जैसा कि बताया सर ने अभी कि उसका यूटिलाइजेशन वो कहाँ अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, खासतौर पे अपने आर्थिक गतिविधियों में उसका इस्तेमाल करने से उनकी इनकम बढ़ेगी, एकदम बढ़ेगी और देश की GDP बढ़ेगी। 1 करोड़ मैन आवर डेली का मतलब अगर आप 200 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो 200 करोड़ डेली की GDP हिंदुस्तान की बढ़ेगी। तो बस सर हम क्वेश्चन तो आपसे खैर पूछते ही रहेंगे इस योजना से जुड़ के और आगे भी बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब कनेक्शन देने की बात हुई, जब लोगों को चिन्हित किया गया कि हाँ इन्हें दिया जाए, तो वो जो प्रक्रिया थी जो खैर अब तो बहुत आसान हो गई है और लोगों को मिल भी जा रही है, तो वो प्रक्रिया की शुरुआत कैसे इसको शॉर्टलिस्ट किया गया, कैसे लोगों तक आप लोग पहुँचे और एक वो जो सफ़र था आपका वो चाहेंगे कि आप हम सबके साथ साझा करें। देखिए, इनिशियली जब शुरुआत में जब ये स्कीम आई थी तो हमें एक सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में देश में, उस लिस्ट में से हम लोगों को BPL महिलाओं को ये कनेक्शन देना था जो उस लिस्ट में है। उस लिस्ट का बेसिस यही था कि जो चूँकि सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे बनी थी, जो निचले वर्ग के लोग थे स्पेशली उन लोगों को कवर करना था। तो उस लिस्ट का बेसिस मान के हम लोग घर घर जा के उन लोगों से फॉर्म लिए, फॉर्म का इकट्ठा किया, फिर कनेक्शन
बनाए गए और फिर कनेक्शनों का वितरण किया गया और इंस्टॉल किया गया कनेक्शन। साथ साथ उन्हें एलपीजी के यूजेज के तरीके भी बताए और कैसे उसे आप सेफली यूज़ करें, ये भी तरीके बताए गए। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि गैस की बचत कैसे हो, ताकि वो सिलेंडर भरा हुआ ज़्यादा समय तक इस्तेमाल हो सके, जो उसकी जो आर्थिक जो गुणवत्ता है वो ज़्यादा कैसे इस्तेमाल हो, इसके बारे में भी बताया। इसके बारे में भी बताया। एक और कंसेप्ट हमने शुरू किया है मार्च से, एक एलपीजी पंचायत अब हम लोग कर रहे हैं जी। हर गांव में जाके एलपीजी पंचायत कर रहे हैं। एलपीजी पंचायत का मकसद यही है कि जितनी भी वहाँ की गृहिणियाँ हैं या महिलाएं हैं, उनको एलपीजी के यूजेज के बारे में बताना, क्या उसके फ़ायदे हैं, कैसे उसको आप ऐसे यूज़ करें कि उसकी इकोनॉमी अच्छी रहे या कम से कम यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। और उसके साथ साथ उन महिलाओं को भी बात करनी है जो एलपीजी किसी वजह से नहीं यूज़ कर रहे हैं, डर है उनके बारे में या और कोई वहम है जिससे एलपीजी को वो नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी ग्राहक आए या बेनिफिशियरी आए जो मना करते थे कि हमें एलपीजी यूज़ नहीं करनी। तो उनको भी एलपीजी पंचायत के ज़रिए हम समझाना चाहते हैं कि आप एलपीजी पे अपना रसोई का काम करें तो क्या क्या बेनिफिट होंगे। एक बृहद तौर पे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई, समाज के हर तबके तक, जिसमें दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट भी हैं, और सबसे बड़ी बात आपने जो कहा, जो नदियों के किनारे लोग रहते हैं जी। तो इससे वृक्षों के कंजर्वेशन में, जो पेड़ बचाने का भी जो अभियान है कि हमारी धरती हरी भरी रहे, उसमें भी मदद मिल रही। इस तरह की भी जानकारियाँ आप तक आई? हाँ, इसमें भी मदद मिल रही है। देखिए 2018 में जब इस स्कीम को हमने 5 करोड़ से 8 करोड़ में किया, तब हमने ये सब कैटेगरीज़ भी उसमें शामिल की कि जो अंत्योदय फैमिलीज़ हैं उनको भी देना है, या मोस्ट बैकवर्ड क्लास फैमिलीज़ हैं उनको भी देना है, जो ट्राइबल एरियाज़ में रहती हैं उनको देना है, जो फॉरेस्ट एरियाज़ में रहती हैं। उनका मकसद यही था कि हमारे जितने भी हम फॉरेस्ट या पेड़ हैं उनका संरक्षण कर सकें और लोग धुएं से बच पाएँ। सर, जैसे अभी जिक्र हुआ कि हर तबके के लोग, चाहे वो नदी किनारे रह रहे हों, चाहे वो छोटी जगह पर रह रहे हों या दूर हो, पास हो, जंगलों में हों, तो जब ऐसी स्थिति में जब उपभोक्ता बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ती है, तो सप्लाई चेन कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। तो इसके लिए जो तैयारी की गई, इसके लिए जो व्यवस्था की गई कि जब इतने लोगों को सुविधा दी जा रही है तो उनकी ज़रूरत पे उनकी ज़रूरत पूरी हो, इसके लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई? देखिए, इसके लिए 2 तरह की व्यवस्था की गई है। एक तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम लोग बढ़ा रहे हैं। करीब पूरे देश में हम लोग 15,000 और वितरक नए नियुक्त कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम एलपीजी प्लांट्स, जो जहाँ पे बॉटलिंग होती है एलपीजी की, उनकी सुविधा, नए प्लांट्स भी लग रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी भी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन हो रहा है, जिससे ग्राहक को रसोई गैस तुरंत मिल जाए। जी, तो मतलब उनको जब भी ज़रूरत हो, जब जिस तरीके से जो प्रोसेस होता है, आप बुकिंग कराइए आपको। और डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो फ़ोन के माध्यम से आप जो है अपने गैस के लिए बुकिंग कराते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं, आपको नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है, उसके बाद जो है आप सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं और तमाम चीज़ें। विजय जी, आप कुछ जिक्र कर रहे थे। मैं कहना चाहता था कि ये हम लोगों ने सूचना क्रांति अभी थोड़े दिन पहले ही देखी। एक तरीके से ग्रामीण भारत में और ख़ासतौर पे गरीब तबके में गैस चूल्हा क्रांति आप लेके आए हैं, तो पूरा उनका जो आर्थिक सिस्टम है उसमें बदलाव आ रहा है। जैसे मैन आवर बढ़ रहे हैं, काम करने के घंटे लोगों को ज़्यादा सुविधाजनक। सबसे बड़ी बात है कि जो उनके घर के मेल मेंबर है, उनको काम पे जाना है, उनको भी आसान है, और जो महिला गृहिणी है उसको भी काम करने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है। तो ये जब आप चूल्हा लेके जाते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है? ले जाके आप स्थापित कर देते हैं या कोई उनको ट्रेनिंग भी देते हैं? नहीं, ले जाकर स्थापित तो करते ही करते हैं। उसको बाकायदा चूल्हा रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्लेटफॉर्म पर रखते हैं जिससे जो सिलेंडर है उसके ऊपर करीब 6 इंच ऊपर गैस का चूल्हा रहे। न सिर्फ उसको इंस्टॉल किया जाता है, उसको सेफ़ यूज़ भी बताया जाता है, बिकॉज़ ये जितने भी अब हमारे ग्राहक बन रहे हैं, इन्होंने एलपीजी पहले कभी यूज़ नहीं किया है।
तो इनके मन में एक वहम भी या डर भी रहता है कि हमें इससे कहीं परेशानी ना हो जाए। तो हमारे जितने भी वितरक हैं वो सब इन चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारे कस्टमर्स को प्रॉपरली एजुकेट किया जाए पहले यूज़ करने से पहले। तो इसमें ये बड़ी अच्छी बातचीत में निकल के आ रही है कि ना सिर्फ उन्हें ये सुविधा दी जा रही है बल्कि वो इस सुविधा का किस तरीके से इस्तेमाल करें, इसकी बचत करें, खुद को स्वस्थ रखें और किस तरीके से इसका सही रूप में इस्तेमाल करें और अपने ईंधन को भी बचाएं, ये भी जानकारी दी जा रही है। बातचीत तो हम करेंगे ही, आज तमाम जो है योजनाएं हम लेकर के अपने साथ जुड़े हैं, लेकिन इन सब बातचीत के बीच में भी ज़रूरी होता है थोड़ा सा माहौल को हल्का करना। और माहौल अगर गज़ल के माध्यम से किया जाए तो मुझे लगता है उससे खूबसूरत बात और कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों विजय जी? हाँ बिल्कुल। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा।
ये तो हमने बात की अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की और उससे जुड़ी तमाम जो है चीज़ें हमारे सामने आई। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और अगली जो हमारी जो है अगले लक्ष्य को अगर मैं कहूँ कि जो एक लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का है कि सन 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, इससे जुड़ी हुई आइए एक छोटी सी जो है कहानी आपको दिखाते हैं ताकि इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हमें मिल सके। कुछ खास तो है हमारे देश की मिट्टी में। इस मिट्टी में सोना उगाने की क्षमता है, बस जरूरत है इसकी सही देखभाल और इसकी भाषा समझने की। अपने खेतों की मिट्टी की भाषा को समझने का हुनर रखने वाले किसानों को इस मिट्टी ने धन धान्य से परिपूर्ण किया है। ऐसे ही किसानों में शामिल हैं जनपद बाराबंकी के संसारा गांव के किसान मनशाराम यादव। एक सामान्य से घर में सामान्य किसान की जिंदगी में मनशाराम ने बहुत संघर्ष किए। मनशाराम का सपना था उनके बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए मनशाराम के पास आधार था तो सिर्फ खेती का। इस उन्नत खेती का सूत्र था अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाना। इस सूत्र की सहायता से और आधुनिक तकनीकों की मदद से मनशाराम ने धान की खेती से आशातीत उत्पादन लिया। खेत की मिट्टी में सभी तत्वों का संतुलन मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और संतुलित तत्वों वाली मिट्टी से किसान को कई गुना अधिक उपज प्राप्त होती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उत्पादन में चोली दामन का संबंध होता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति के अनुसार ही उसकी उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। मनशाराम ने प्रशिक्षण में विशेषज्ञों से जाना कि अगर खेतों में सहफसलीय कृषि की जाए तो मिट्टी की सेहत के साथ साथ उत्पादन भी बेहतर लिया जा सकता है। हर फसल के बाद मनशाराम अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाते हैं। मिट्टी के अवयवों का संतुलन जान लेने के बाद ही मनशाराम अगली फसल की प्लानिंग करते हैं। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेने के बाद मनशाराम ने समय समय पर मिट्टी की जरूरत के मुताबिक जांच करवाई, जिसका नतीजा ये निकला कि फसल का उत्पादन गुणवत्तापूर्ण रहा, लागत कम और मुनाफा ज्यादा हुआ। जब से प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया है तब से जो है जांच करना हम लोगों ने शुरू किया। जांच से ये फ़र्क आया है कि हमारा एक तो फर्टिलाइज़र से हमारा जो ख़रीदना था वो पैसा बचा, दूसरा हमारे अनाज में जो क्वालिटी आनी थी वो क्वालिटी आ गई, चमकदार हमारा अनाज हो गया, हमारा अनाज वजन हो गया। रिजल्ट सामने ये है कि हमारे बच्चे जो है अच्छे स्कूल में BSc AG कर रहे हैं। खेती ही करके हमने अपनी ज़मीन को भी थोड़ा सा दायरा बढ़ा लिया। हम तो प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी तरह हर किसान जो है इस बात को माने, मिट्टी की जांच कराए और अपना खर्चा बचा के निरंतर हमारी तरह आगे बढ़ता रहे। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां ऐसे सफल कृषकों को मिसाल के तौर पर याद करती रहेंगी। ऐसे सफल कृषकों से अब लगने लगा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने का सपना धीरे धीरे अपना साकार रूप ले रहा है। मुझे लगता है कि सक्सेस स्टोरी हमारी आपको पसंद आई होगी और भारत के किसान इसमें इतना पोटेंशियल है, कितना बदलाव कर सकते हैं, इतनी बड़ी आबादी को ये भोजन देते हैं, साथ में हमारा किसान उत्पादन निर्यात भी होता है दूसरे देशों को। हम इस बात को समझ सकते हैं और हमारी मिट्टी की जो उर्वर क्षमता है वो दुनिया में अपने आप में नायाब है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हैं डॉक्टर CP श्रीवास्तव और हम इनसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किसानों की जो इनकम है उसे 2022 तक कैसे दोगुना कर सकते हैं, उसके लिए क्या रोड मैप है? देखें, किसानी हमारे देश की विरासत रही है, परंपरा रही है, ये कोई नई बात नहीं है। हम परंपरागत तरीके से खेती करते रहे हैं और खेती को हमेशा से सेवा भाव से लिया गया है। जब आप किसान के दरवाजे पर जाते हैं तो आपका स्वागत खुले दिल से, वो गुड़ से, पानी से, जो भी उसके पास होता है उसके द्वारा करता है। और लोगों ने ये महसूस भी किया है कि किसान के दरवाजे पर या उसके खेत में जो भी लगा हुआ है
उसको अपने आतिथ्य के लिए वो कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसका मोल नहीं वो कभी लगाता है। लेकिन ये बहुत लंबा चलना भी कठिन है और किसान की भी आवश्यकताएं हैं, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, और महसूस किया गया कि किसानी धीरे धीरे छोड़ने पर मजबूर होने लगा। और उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि उसकी आमदनी जितना लगाता है उतना वो नहीं पा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये विचार 2014 में ही एक सब कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष रखा और ये कहा कि भाई किसानी से किसान दूर क्यों हो रहा है। तो अर्थ जगत में भी इस बात की काफ़ी चिंता व्यक्त की गई और वहाँ विश्लेषण हुए और ये पाया गया कि जितना लागत किसानी में लगता है उतना ही किसान पा जाए, उसी से वह संतोष करे। इस स्थिति के कारण किसान किसानी से दूर होने लगा। तभी उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि 2022 तक, 2016 में ये लक्ष्य उन्होंने बनाया कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी की जाए। ये एक काफ़ी बड़ा लक्ष्य उन्होंने रखा और इस पर जब विचार किया गया तो देखा गया कि जो लागत प्रबंधन है खेती में वो इतना ज़्यादा हो गया था कि जब उसकी उपज आती है और उसको मूल्य नहीं मिलता है तो किसान परेशान हो जाता है। उन कारणों पे हर प्रदेश को यह छूट दी गई कि आप अपनी रणनीति तैयार करें और राष्ट्र स्तर पर उस पर चिंतन किया गया और चिंतन करने के बाद ये परिणाम आया कि 2022 तक यदि इस रोड मैप पर जो आप जानना चाहते हैं उस पर यदि कार्यक्रम किए जाएं तो निश्चित रूप से किसानों की आय दोगुनी होगी। इसके मुख्य इंग्रेडिएंट क्या है? देखें, मुख्य इंग्रेडिएंट जो है मोटे तौर पे किसान भाइयों को हम लोग बताते हैं कि इसके 3 सूत्र हैं, 3 मंत्र हैं। उपज बढ़ाओ, जो पहले से भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन लागत घटाओ और उसका उचित मूल्य किसान को दिलवाओ। ये 3 मूल मंत्र हैं। उपज बढ़ाओ, लागत घटाओ और जो उसकी प्राइस है उसका रियलाइजेशन किसान को मिले, उसका जो मूल्य है वह उचित मूल्य मिल जाए तो उसकी आमदनी आसानी से दोगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग कृषि का मतलब धान और गेहूँ या चना मटर से लगाते हैं। कृषि का मतलब सिर्फ धान गेहूँ से नहीं है, दुग्ध उत्पादन से है, मछली पालन से है, रेशम कीट से है, मधुमक्खी पालन से है, सब्जियों से है, बागवानी से है। धीरे धीरे जब हरित क्रांति के बाद किसान के मन में ये घर कर गया और वैज्ञानिकों ने भी इस पे अच्छा प्रयास किया कि हम धान और गेहूं जो हमारी स्टेपल फूड में आते हैं, खाद्यान्न में आते हैं, इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है, तो उसकी कमी थी हमारे देश में, उसको बढ़ाया जाए। और आज हम लोग फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारे देश में इतना धान और गेहूं है कि देश तो खा ही रहा है, हम दूसरे देश की भी मदद कर रहे हैं। सर, अभी जैसे पहले सवाल में आपने जिक्र किया था कि किसान पलायन कर रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है उसे कृषि कार्य से। तो अगर हम युवा वर्ग की बात करते हैं तो आज की स्थिति में जो हमारा युवा वर्ग है वो खेती किसानी से जो है कहीं ना कहीं भटक रहा था, इस रास्ते से कहीं ना कहीं जा रहा था। तो रोजगार की व्यवस्था जो इसमें की गई है उस पर थोड़ा सा प्रकाश। देखिए, जब हम आय की बात करेंगे तो तुरंत वो एक हिट करता है पॉइंट कि उसको रोजगार मिले, स्वरोजगार या कृषि उद्यमिता की बात में वो तब्दील होने लगता है। नहीं तो पहले की हमारी खेती क्या थी कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। लेकिन आज कृषि को उद्यमिता जगत में हम ले जा रहे हैं, उसको उद्यम से हम जोड़ रहे हैं। अब वो उद्यम से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है गेहूं का जो आज मूल्य है, जो साबुत दाने हैं वो 1745 रुपये कुंटल पे किसान बेचता है। लेकिन आप जरा सोचें कि उसी का जब आटा बना ले तो 20 रुपया किलो हो जाता है, सूजी बना ले, दलिया बना ले, इसी तरीके से सारे जो हमारे कृषि उपज हैं यदि उसका मूल्य संवर्धन कर लें, वैल्यू एडिशन कर लें तो उसका अधिक मूल्य मिलने लगता है। तो जब हम मूल्य संवर्धन की बात करते हैं तो वहाँ पे रोजगार परक बात करनी पड़ती है कि हमें एक छोटा प्लांट लगाना पड़ेगा, बाजार ढूंढना पड़ेगा, प्लस उसकी सप्लाई हम कैसे करेंगे। तो ये जो तमाम बातें हैं ये उद्यमिता के कई पावे पे खड़े होते हैं और उसी को आज हम लोगों ने कृषि उद्यमिता का नाम दिया है। तो जो हमारी शुरुआत होती है कि हम कृषि उपज को बढ़ाएं, तो बढ़ाने के तो ढेर सारे तरीके हैं, वैज्ञानिकी तरीके हैं कि हम समय से खाद दें, पानी दें, रोग और कीटनाशी का समय से प्रयोग करें। लेकिन जब हम इनका प्रयोग अंधाधुंध तौर तरीके से करने लगते हैं, बिना जाने
करने लगते हैं, केवल दूसरों का देखा कि ये कर रहे हैं तो हमें भी लाल वाली गोली खा लेनी चाहिए, ये कोई कारण नहीं बना कि लाल गोली खाने से आप स्वस्थ हो गए तो मैं भी खा लूं, जब तक कि डॉक्टर नहीं बताता है। तो वैज्ञानिकों ने ये कहा कि भाई इनको सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू से हमारे शहरों में होता रहा है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किसान कैसे करे, गांव वाले कैसे करें, उस धरातल पर जाने का जो प्रयास किया गया। और एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2,33,00,000 किसान परिवार हैं और 2,33,00,000 किसान परिवार को खेती बाड़ी की जानकारी देना ये अपने आप में एक बड़ा कठिन कार्य है। कृषि उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं के साथ, जिसमें दुग्ध उत्पादन है, जिसमें मधुमक्खी पालन है, जिसमें मछली पालन है, जी हाँ, साथ में अगर खेत में कई फसलें ली जाए, फसल चक्र अगर व्यवस्थित हो, जिसमें आपके वैज्ञानिक मदद करते हैं किसानों की और आपकी गाइडेंस मदद करती है, तो उससे जो उनकी पर ईयर इनकम है वो ज्यादा बेहतर होती है। साथ में अगर बागवानी भी थोड़ा बहुत करते हैं, बिल्कुल, तो वो सब्जियां हैं, बागवानी है, उन सारी चीजों, जैसे आपने बताया कि गेहूं अगर 17 रुपए किलो है और आटा 34 रुपए किलो है, तो निश्चित तौर पे वो दुगना, अगर गांव से कोई प्रोडक्ट निकल के शहर में आता है, प्रोसेसिंग थोड़ी हो जाती है, तो उसमें भी लोगों को दुगनी आय प्राप्त होगी, एक और अवसर पैदा होगा रोजगार का। बेशक, लेकिन देखें इसमें चुनौतियां बहुत हैं। जब किसानों की बात होती है, उनकी व्यवस्था होती है, तो अभी हाल में ही फसल बीमा योजना आई, उसके बाद जो है किसानों को आपदा की स्थिति में, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनमें किसानों को उनकी फसल के लिए मुआवजा भी दिया गया। जी तो हाँ। इस पर सर थोड़ा सा प्रकाश आप डालें। देखिए, उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो दोगुना करने का मूल मंत्र हमने आरंभ में बताया कि लागत घटाओ, उपज बढ़ाओ और प्राइस रियलाइजेशन का, तो हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि हमारे खेत पर क्या क्या संभावनाएं हैं, उनको एकीकृत कर दिया जाए। जी। हमारे ही खेत पर सब्जी होती है, खेत पर ही बागवानी होती है, खेत पर ही पॉन्ड्स बनते हैं, तालाब बनते हैं जिसमें मछली पलती है, और खेत पर ही पशु रहता है जिसके लिए चारा उत्पादित होता है। तो यदि एकीकृत हमारा प्रणाली शुरू हो जाए, एक योजना तैयार करके किसान बनाए कि हमारे पास यदि एक निर्धारित क्षेत्रफल है तो उसमें इतने एरिया में ही हम धान लगाएंगे, इतने में हम दलहनी फसल ले लेंगे और 1-2 जानवर रखेंगे जिससे हमें गोबर भी मिलेगा, जैसे कंपोस्ट की बात आप कर रहे हैं जो मृदा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दूध भी मिलेगा, उससे दूध से पनीर भी बन सकता है, छोटे छोटे डब्बे रख के मधुमक्खी पालन भी हम कर सकते हैं, सब्जी की थोड़ी सी खेती कर लें तो सब्जी चूंकि कैश क्रॉप के रूप में जाती है, डेली आवश्यकता है, वहां पर हम बेच तो ये सारों को यदि हम जोड़ लें तो इसको एकीकृत खेती प्रबंधन तो जैसे के नाम कहने से का मतलब ये हैं। कि अगर हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर लें, एक चीज से दूसरी चीज को अगर हम जोड़ दें तो फायदे के साथ साथ हमें जो खेती का एक दूसरा रूप हमें देखने को मिलेगा, वो भी इस लिहाज से बड़ा आसान हो थोड़ी जानकारी और थोड़ी सुविधाएं तभी दुगुना हो पाए और किसान की मदद साथ में। निश्चित तौर पे लक्ष्य दूर नहीं है, जैसा श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। जी। क्योंकि हम बात किसानों की भी कर रहे हैं, खेती की भी कर रहे हैं और उनकी आय में वृद्धि की भी बात कर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं खुशहाली से जुड़ा हुआ है। और जब बात गांव की होती है तो जब सिंचाई होती है उस वक्त जो मिट्टी से सौंधी खुशबू आ रही होती है, शाम को पेड़ों पे जब नीचे बैठ के सब बातचीत कर रहे होते हैं, चौपाल सजी होती है, तो जो हवा खूबसूरती चल रही होती है, ये सब जो एक माहौल बनाता है सुंदर से गाँव का, उसी से जुड़ा हुआ एक सुंदर सा गीत आइए आपको दिखा देते हैं। बड़ा नीक लागे सखी अजोरिया में गा, बड़ा नीक लागे सखी अजोरिया में गा, बड़ा नीक लागे सखी अजोरिया में गा, धीरे धीरे चली अजोरिया, धीरे धीरे चली रे अजोरिया, धाई धाई पाँव, बड़ा नीक लागे सखी अजोरिया में गाँव, बड़ा नीक लागे सखी अजोरिया में गाँव। रे अजोरिया में गौआ के मनई, संग
अजोरिया में गौआ के मनई संगे संगे बैठ के निकारे रहे सनई साहज सनेहिया में नाही पेचदा बड़ा निक लागे सखी अजोरिया में गाँव बड़ा निक लागे सखी अजोरिया में निर्मल जलवा से भरल खेतरिया नन दिख जावे बेटी भौजी के दुआरिया निर्मल जलवा से भरल खेतरिया नन दिख जावे बैठी भौजी का दुआरिया ले भैया के सारे के नाम बड़ा निक लागे सखी अजोरिया में गाँव बड़ा निक लागे सखी अजोरिया में गाँव धीरे धीरे चली अजोरिया धीरे धीरे चली रे अजोरिया धाई धाई पाँव बड़ा निक लागे सखी अजोरिया में गाँव बड़ा निक लागे सखी अजोरिया में गाँव बड़ा निक लागे सखी अजोरिया में गाँव बड़ा निक लागे सखी अजोरिया में गाँव। हमारे कार्यक्रम में आप सभी लोग आए, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद और इतना अच्छा मार्गदर्शन साथ ही साथ चलने से पहले कहना चाहूँगी कि इतनी ज़रूरी विषयों पे आज हमने बातचीत की और जो हमें योजनाएं मिल रही हैं जिसका फ़ायदा हमें मिल रहा है और उसे और भी अधिक संख्या में लोगों को जोड़कर और उस नई प्रणाली को नए सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से इस्तेमाल करके जो फ़ायदा में होगा। सर आप लोगों ने दोनों ने ही इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, उसके लिए सर आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम अब आज के अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मुझे यानी कस्तूरी को, साथ में विजय उपाध्याय को और साथ में हमारे मेहमानों को सबको दीजिए अनुमति। नमस्कार। गाँव